हम विगत कक्षा में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से भारतीय धन का निर्गमन हो रहा था। उस निर्गमन के साथ साथ अब हम कृषि के व्यवसायीकरण की चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार अपनी खाद्य पूर्ति भारत में करना चाहती थी। इंग्लैंड में जब कृषि क्रांति नहीं हुई, वह भारत से खाद्यान्न आयात करता और जब उसे आवश्यकता नहीं रही तो वह सरकार भारतीय किसानों को नील, जूट, पोस्त आदि की खेती को बाध्य करने लगी। चीन से चाय मंगाने हेतु बंगाल में अफीम की खेती कराई गई और चीन की चाय सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजी गई। बंगाल में जो पोस्त व नील की खेती कराई गई, उसके उत्पादन की सीमा किसानों पर नहीं छोड़ी गई। सरकार स्वयं राजस्व की जरूरत के हिसाब से खेती करवाती थी और इन फसलों पर सरकार ने अपना एकाधिकार भी स्थापित कर लिया था। एकाधिकार के लिए विभिन्न स्तरों पर बिचौलिए रखे जाते थे। इस व्यवसायीकरण से सरकार को राजस्व के अलावा निर्यात पर पैसे नगद मिल जाते थे। बिचौलिए अपनी रकम ले जाते। कभी कभी बिचौलिए किसानों को अग्रिम धन देकर खेती भी करवाते। इस प्रकार किसान उनके चंगुल में ही फंसे रहते। व्यावसायिक कृषि से में चाय बाद में जोड़ी गई। चाय के लिए जंगल साफ कराए गए और चाय के बागान लगाए गए। इन पर नियंत्रण अंग्रेजों का रहा। चाय बागानों के स्वामी अंग्रेज होते। उनकी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था थी। सस्ती मजदूरी पर वे स्त्री और बच्चों को काम पर लगा देते, जो दास की भांति काम करते थे। इस प्रकार चाय की उपज से होने वाली भारी रकम अंग्रेजों को जेब में चली जाती और उनकी जेब से इंग्लैंड जाती। व्यवसायीकरण के अंतर्गत एक पूरा तंत्र स्थापित हो गया, जिसमें के केंद्र में जमींदार, ऋणदाता और व्यापारी वर्ग था, जिसने ग्रामीण गरीबों के शोषण के लिए औपनिवेशिक सरकार के साथ हाथ मिला लिया था। इस प्रणाली का आधार था अग्रिम राशि ऋण अदा के रूप में देना। सरकार दलालों के माध्यम से किसानों को अग्रिम राशि देकर व्यावसायिक कृषि करवाती। कृषि में नुकसान रहने पर भी अन्य किसी वैकल्पिक रोजगार के अभाव में ये किसान जमीन के सहारे ही अपना जीवन यापन करने को बाध्य थे। इस व्यवसाय में वे सदा कर्जदार बने रहे और अर्धदासता का जीवन व्यतीत करते रहे। देश के अन्य भागों में भी थोड़े बहुत हेर फेर के साथ यही प्रणाली अपनाई जा रही थी। जो कुछ अंतर था वह काश्तकारों के विभिन्न रूपों, उस इलाकों में कृषि संबंधों की विशिष्टता तथा उगाई जाने वाली फसलों आदि के कारण ही था। कर्ज और दासता के कुचक्र या शोषण के अन्य सामंती रूपों में जबड़े में फंसा किसान कानूनतर उत्पीड़न का शिकार बना रहा। उसकी फसल या तो पहले ही बिक जाती थी या फिर कटाई के वक्त फसल बेचने को मजबूर हो जाता था, जबकि भाव नीचे होते थे। इसके विपरीत समृद्ध किसान तथा जमींदार अपनी फसल को कटाई के उपरांत बेचकर उनसे अच्छी कीमत वसूल करते। इस प्रकार कीमतों में भी उत्पाद को निरुत्साहित ही किया। अब आता है कृषि का आधुनिकीकरण। जब 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता संभाली तो कृषि में गतिरोध तथा हास्य की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बहुत से कारण थे, जैसे कृषि योग्य भूमि में कृषि न करना, खेती वाले क्षेत्रों में विकास का अभाव, भूमि का कृषि के लिए
अनुपयुक्त होते जाना, जिसके परिणाम स्वरूप खेती के क्षेत्र में आने वाली कुल कमी तथा उसके अनुरूप प्रतिवर्ष बिना जोते खाली छोड़ दी जाने वाली जमीन में वृद्धि। इस प्रकार हमें प्रतिगामी स्वरूप के विकास के दर्शन होते हैं। फसल कम पैदा होने तथा खराब हो जाना भी इसके साथ ही सम्मिलित था। परत जमीन की बढ़ोतरी के साथ साथ श्रम तथा भूमि का उत्पादक घटता ही जा रहा था, जबकि उसे बढ़ना चाहिए था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि सुधारों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। 1860 में कृषि विभाग स्थापित करने की चर्चा चली, परंतु 1870 में पंजाब, बंगाल जैसे उपजाऊ प्रदेशों में कृषि विभाग स्थापित किए गए। इन विभागों द्वारा केंद्रों पर बेहतर तकनीक विकसित करने तथा अधिक पैदावार वाले बीजों के परीक्षण किए गए और उनके प्रयोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रदर्शन फॉर्म स्थापित किए गए, परंतु इन विभागों ने इन्हें फसलों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित रहा जो व्यावसायिक थी और जिनकी यूरोप के बाजारों में अच्छी मांग थी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह युद्ध के समय वहां कपास पैदा होना बंद हो गया, तो अमेरिका ने कपास का निर्यात कम कर दिया। इस पर इंग्लैंड की सरकार ने लंकाशायर व मैनचेस्टर के वस्त्र उद्योगों को बनाए रखने हेतु पंजाब के किसानों को अच्छी किस्म की कपास के उत्पादन को बाध्य किया। ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने का कोई अधिक प्रयास नहीं किया, जबकि वे इस तथ्य से परिचित थे कि भारत किसान वर्षा से जुआ खेलता है, अर्थात भारतीय किसान सदैव अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों से ही पीड़ित रहते हैं। पंजाब और संयुक्त प्रांत के किसान इस व्याधि से कम ग्रसित थे। संयुक्त प्रांत का आधुनिकीकरण ब्रिटिश सरकार ने नहरों व बांधों में न करके सड़कों के निर्माण, रेलगाड़ियों के प्रचलन में किया और 1849 में रेलों का जाल बिछाना प्रारंभ किया और 1869 में 5015 मील लंबी रेल लाइन बिछा दी गई। असल में भारत में रेलों का जो विकास था उसका उद्देश्य ही ब्रिटिश उद्योगों के लिए चारों ओर से कच्चा माल जुटाया जाना और खपत के लिए बाजार जुटाया जाना था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ही भारतीय रेल व्यवस्था को विश्व की बड़ी रेल व्यवस्था में चौथे स्थान पर ला दिया। इसने देश की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और उस समय भारतीय रेल संबंधी 13 प्रशासन व्यवस्थाएं थी, जिनमें 24 निजी कंपनियों के हाथ में थी। शेष में से 4 पर राजकीय प्रतिबंध और 5 पर देशी रियासतों का नियंत्रण था। इस प्रकार स्वामित्व और प्रबंधन की दृष्टि से भी संपूर्ण भारतीय रेल व्यवस्था को एक जटिल व्यवस्था का रूप धारण करवाया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी तो यह कहते थे कि उन्होंने जो रेल व्यवस्था भारत में स्थापित की वह भारत के औद्योगिकरण के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं की पूर्ति का एक प्रशासनिक उदाहरण है, जबकि राष्ट्रवादियों के अनुसार यह भारतीयों के शोषण का एक उत्तम साधन, क्योंकि लागत पूंजी पर कम से कम 5% लाभ के रूप में सुनिश्चित गारंटी के नाम पर जो धन एकत्रित किया जा रहा था, उससे ब्रिटिश शासक अपने स्वामित्व वाली पूंजी का निर्माण करना चाहते थे। गारंटी के पक्ष में अंग्रेज तर्क प्रस्तुत करते थे कि चाहे देश की संपत्ति की निकासी मानी जाए, पर है यह एक आवश्यक बुराई। भारत के पूंजीपतियों ने भारत में जो रेल का जाल बिछाया वह निजी लाभ की दृष्टि से था, न कि घाटा उठाने की दृष्टि से, जो सीधे इंग्लैंड को
मिल रहा था और इन रेलगाड़ियों के प्रचलन से भी भारतीयों का शोषण हुआ। इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।